नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दिनेश सिंह आज आपके सामने आईसीएसई परीक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक एकांकी संचय के चौथी एकांकी सूखी डाली जो उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित है लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, यह एकांकी संयुक्त परिवार व्यवस्था पर प्रणाली पर आधारित है। प्रस्तुत एकांकी सूखी डाली में अश्क जी ने अपने जीवन काल में समाज के वास्तविक या यथार्थ को दर्शाने का भरसक प्रयत्न किया है। इस एकांकी में उनके चरित्र वास्तव में आदर्श चरित्र हैं, जो एक संयुक्त परिवार के ताने बाने को बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत करते हैं। एकांकी के पूर्व में दिया हुआ उपक्रम उसे पाठकों के लिए अत्यधिक रोचक बना देता है। एकांकी का आरंभ पूर्णतया नाटकीय है और अंत भी बड़ी ही खूबसूरती से एकांकीकार ने किया है। एकांकीकार ने परिवार के सभी सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया। एक संयुक्त परिवार व्यवस्था में परिवार के सभी सदस्यों को किस तरह से एक दूसरे को समझना और उसके अनुरूप आचरण करना सिखाया गया है। वास्तव में अगर देखा जाए तो एक बुजुर्ग परिवार का मुखिया किस तरह से अपने परिवार के सदस्यों को समझता है, उनकी आदतों से वह परिचित होता है और कैसे परामर्श के माध्यम से टूटते हुए परिवार को बड़ी ही सरलता से सुलझा लेता है, यही इस एकांकी में दर्शाया गया है। दोस्तों, मैं आपके सामने एकांकी सूखी डाली उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस एकांकी में पात्र अलग अलग हैं, रोचक हैं, आपको आरंभ से अंत तक बांध कर रखेंगे। तो आइए मैं पात्रों से परिचय करा देता हूँ। पुरुष पात्र में दादा हैं, जिनका नाम यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से दादा मूलराज, जो इस पूरी एकांकी के मुखिया हैं, उन्हें दर्शाया गया है। दूसरे पात्र हैं करमचंद, जो दादाजी के मंझले बेटे हैं। उसके बाद परेश दादा का पोता है। भाशी, मल्लू परिवार के बच्चे हैं। स्त्री पात्र में बेला छोटी बहू, छोटी भाभी बेला की सास इंदू की माँ, मंझली भाभी बड़ी भाभी, मंझली बहू बड़ी बहू, पारो रजवा, रजवा जो मिश्रानी है अर्थात नौकरानी। पहला दृश्य आरंभ होता है, उसके पहले जो कुछ यहाँ पर लेखक ने कलमबद्ध किया है उसे मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता यानी अनार्की, जंगल राज की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही का मतलब अंग्रेजी में डिक्टेटरशिप होता है, जहां पर अपनी मनमानी करने के लिए लोग मुक्त होते हैं, को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है। दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब यानी परिवार को एक यूनिट, एक इकाई बनाए, इस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व अधिकार जमाए, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं, जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए अगणित यानी अनगिनत, अगणित का मतलब है अनगिनत, घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफान और आंधियों का सामना किए जा रही है। वर्षों इस वट की संगति यानी साथ में रहने के कारण दादा वट यानी बरगद के पेड़ की तरह महान दिखाई देते हैं। आयु के 72 वर्ष देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका और उनकी सफ़ेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी जटाओं की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए है। दादा का बड़ा लड़का
1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर अर्थात अंग्रेजों की ओर से लड़ते लड़ते काम आया, अर्थात शहीद हो गया। इसके बदले में सरकार ने दादा को एक मुरब्बा का मतलब होता है 25 एकड़ के बराबर, एक मुरब्बा जमीन दी थी। किंतु दादा सरकार की इस कृपा ही पर संतुष्ट नहीं रहे। अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा और दूरदर्शिता से उन्होंने एक के 10 मुरब्बे बनाए। उनके 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी जमीन में लगाया है। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इस कस्बे में लगा है। और कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। उसके छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार और उनकी छोटी पतोहू का सुशिक्षित यानी पढ़ा लिखा होना अपने में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली से सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाने की संभावना है। गांव में उनका और आदर होने लगा है। किंतु साथ ही दूसरी से उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया है। तीनों बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती हैं, सीधी सादी महिलाएं हैं। उन सब में अपनी पोती इंदु ही, जिसने प्राइमरी स्कूल में बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है, सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। घर में उसकी चलती भी खूब है और दादा अपनी इस पोती से प्यार भी बहुत करते हैं। किंतु एक ग्रेजुएट छोटी पतोहू जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है, के आने से कुटुंब के इस तालाब में इस तरह लहर सी उठने लगी है जैसे स्थिर पानी यानी स्टिल वाटर में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाती है। पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। वास्तव में यह बरामदा घर की स्त्रियों का रोंडेऊ सम्मिलन स्थल है। दिन भर इसमें कोलाहल यानी शोर मचा रहता है, हलचल मची रहती है। कभी घर की स्त्रियां वहां धूप लेती हैं, कभी चरखे चलाती हैं, कभी गप्पे लड़ाती हैं, कभी लड़ती झगड़ती हैं और कुछ न हो तो स्नानागार में पड़े कपड़े ही धोया करती हैं। यह स्नानागार बाहर के अहाते में है। दाईं दीवार के कोने में जो दरवाजा है, उसके साथ ही बाहर की रसोई आदि से निपट कर यानी खाली होकर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां प्रायः रोज वहां कपड़े धोया करती हैं और निरंतर यानी लगातार थप 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 की ध्वनि इस बरामदे में गूंजा करती है। सामने दीवार के बाएं कोने में एक छोटी सी गैलरी है। दोनों ओर आमने सामने पहले मंझली बहू और बड़ी बहू के कमरे हैं जिनकी खिड़की बरामदे में खुलती है। फिर मंझली भाभी और बड़ी भाभी के छोटी भाभी का कमरा जो इंदू की माँ और छोटी बहू बेला की सास है, दाई हो रहे। छोटी बहू का कमरा ऊपर की छत पर है और बाईं दीवार की सीढ़ियां बनी हैं जो ऊपर को जाती हैं। सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर को 2 तख्त बिछे, तख्त यानी लकड़ी का बना हुआ जिस पर संत महात्मा बैठते हैं, या गांव में दिखाई देता है तख्ता। 2 एक चारपाइयां यानी कॉट खटिया दीवार के साथ खड़ी है। एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने की दीवार के साथ लगी हुई है। दोपहर होने में अभी काफी देर है, अतः बरामदे में अपेक्षाकृत यानी जरूरत से अधिक निस्तब्धता अर्थात गहराई खामोशी है। केवल गैलरी से स्त्रियों की जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज आ रही है। पर्दा उठने पर कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज तेज गैलरी से निकलती है और बिफरी यानी क्रोधित हुई सी दाईं तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती। इंदु की भ्रिकुटी चढ़ी हुई है अर्थात भवें चढ़ी हुई हैं, अर्थात बड़ी नाराज हैं, गुस्से में दिखाई दे रही हैं। और बड़ी बहू शांत और गंभीर है। बड़ी बहू, आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने? इंदु चुप है,
बड़ी बहू, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी, इतनी क्रोधित हो, इतनी नाराज हो? इंदु क्रोध से, और क्या ईंट मारती? बड़ी बहू, कुछ कहो भी। इंदु, मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता, हाथ मटका कर। अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं, समझती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गवार और असभ्य हैं। बड़ी बहू आश्चर्य से, क्या? इंदु, बैठक के बाहर मिश्रानी यानी नौकरानी रजवा खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया है। बड़ी बहू उसी आश्चर्य से, काम से हटा दिया है? भला क्या दोष था उसका? इंदु, दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। बड़ी बहू स्तंभित, चकित, काम करना नहीं आता? इंदु, उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में सब सीख जाऊंगी। भला कै दिन हुए हैं मुझे आपका काम करते, किंतु बहू रानी न मानी। झाड़न यानी झाड़ू, कूचा, कूची, उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ कर लूंगी। अभी तक इतना तो नहीं आता कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तू सीख जाएगी। बड़ी बहू, सलीका नहीं है। इंदु, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी घर का काम कर रही है। घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी, नौकर से काम लेने की तमीज होनी चाहिए। बड़ी बहू, हाँ और क्या? इंदु झट से बोली, वह तमीज तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा, तुम तो लड़ती हो, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक कर क्रोधित होकर बोली, और वह ढंग मुझे नहीं आता। मैंने नौकर तो यहीं आकर देखे हैं। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उससे आता है जिसे काम की परख हो, जानकारी हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता। उसकी बनावट, सजावट भी कोई चीज है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में ऐसी गवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ दो, 2 घड़ी भी न टिकती। बड़ी बहू, कही उसने ये सब बातें? इंदु, और कैसे कही जाती हैं? जब से आई है यही तो सुना रही है। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को। हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं, नाक भौं चढ़ाकर। यहाँ के लोगों को खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। हमारे नौकर गंवार, हमारे पड़ोसी गंवार, हम स्वयं गंवार। बड़ी बहू चकित, विस्मित सिर्फ सुनती है। इंदु, मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की। एक नमूना तुम ही जो हो। एक मिश्रानी भी ले आती तो हम गवार भी उससे सीख लेते। दाईं दीवार के कमरे से छोटी भाभी, इंदु की माँ, और छोटी बहू बेला की सास प्रवेश करती है। उसके पीछे पीछे रजवा है। छोटी भाभी, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? ये रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे? इंदु, मीठी वे कब कहती हैं जो आज कड़वी कहेंगी। छोटी भाभी, ये आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो? छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या? रजवा भरे हुए गले से, आज माँ जी उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर न किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम करने न जाऊंगी। छोटी भाभी, वह तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। इंदु मुंह बिचकाकर व्यंग से टॉन्ट करते हुए, ताना मारते हुए, जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात ही करनी नहीं आती। क्रोध से, अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ समझती ही नहीं और गज भर की जबान है। बड़ी बहू, बात यह है माँ कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी हर बात से घृणा है, नफरत है।
छोटी भाभी चिंता से, फिर कैसे चलेगा? हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी रूखी रोटी को दूसरे की चुपड़ी यानी घी लगाई से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर। मंझली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है। मंझली बहू खी हा 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 हा। इंदु, क्या बात है भाभी जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही है? मंझली बहू खी हाथ पर हाथ मारती हा 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 हा। गैलरी में मंझली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करती हैं। दोनों, क्या बात है जो आज इतनी हा हा ही हो रही है? इंदु, यह भाभी है कि बस हंसे जा रही है, कुछ बताती ही नहीं। मंझली बहू, मैं कहती हूँ फिर हंस पड़ती है। बड़ी बहू, आखिर कुछ कहो भी। मंझली बहू, आज भाई परेश की वह गति हालत बनी कि बेचारे अपना समूह लेकर रह गए। अपना समूह लेकर रह जाना, जवाब न दे पाना। ही हा 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 हा। छोटी भाभी, ओहो तुम्हारी हंसी भी बहू। मंझली बहू, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। छोटी माँ, अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाई, हालत बनाई, दशा बनाई कि बेचारा अपना समूह लेकर दादाजी के पास भाग गया। बड़ी बहू, इंदु, बात क्या हुई? मंझली बहू, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी, बहुत बातें तो मैंने सुनी ही नहीं, बहुत समझ भी नहीं पाई। अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे थे, यानी अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था, पारा चढ़ा हुआ था, बहुत क्रोधित थी। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकालकर बाहर रख दिया। परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में न रहने दूंगी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग। बात काटकर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे बुच्चे जंगलों में घुमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें, अनुसरण करें? हंसती है। और सामान पड़ा था, वह भी उठाकर बाहर फेंक दिया। इंदु, फिर मंझली भाभी, छोटी बहू, छोटी भाभी, यह तो। मंझली बहू, परेश ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई? उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की? अब यदि मैं इसे रखने पर आपत्ति करूंगा तो दादाजी कहेंगे कि तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया, दिमाग खराब हो गया, हाथ मटका कर न भाई। मंझली और बड़ी भाभी, हाँ ठीक ही तो कहा परेश ने। छोटी भाभी, परेश मेरा बेटा भला। मंझली बहू, तब बहू ने कहा, तो न कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक न फटकने दूंगी। इस बेडौल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठे रहना अच्छा है मेरे मायके में। हिंदू क्रोध से, बस उसे तो अपने मायके की पड़ी रहती है, चौबीसों घड़ी। मंझली बहू, और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और उनके बहुमूल्य फर्नीचर का बखान बखान ने प्रशंसा किया। हंसती है। और महाशय परेश की एक भी न चलने दी। बेचारे भीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए। खी हंसती है, दूसरी भी उसके साथ हंसती है। मैं तो चुपके से चली आई, मुंह बिचकाकर। जवान है छोटी बहू की या कतरनी। और फिर जब अंग्रेजी बोलने लगती हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना समूह लेकर रह जाता है, जाने तहसीलदार कैसे बन गया। हिंदू, बस जवान ही जवान है, बात तो तब है जब काम भी हो। एक काम की कहो तो 100 नाक भाव चढ़ाती हैं। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वे तो पड़े गुसल खाने में गल रहे हैं। छोटी भाभी, गुसल खाने में गल रहे हैं? तू उठा क्यों न लाई उन्हें? जा भाग कर उठा ला और फटक कर साफ कर आंगन में डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी, इस तरह कैसे चलेगा। और भी चिंता से, परेश ने समझाया नहीं उसे। हिंदू, परेश की तो जैसे वहां बड़ी सुनवाई होती है। मंझली बहू,
वह मलमल के थान और अबरों की बात याद है ना? अभी तक पड़े हुए हैं। कह कहकर हार गए परेश वहां से। बहू रानी ने हाथ तक न लगाया उन्हें, और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। हंसती है इंदु, और बड़ी बहू भी हंसती है। छोटी भाभी, पर दादाजी के कपड़े? बड़ी भाभी, तुम भी बहन बस, क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? इंदु, क्यों? उनके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। बाहर से दादाजी के हुक्के गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। छोटी भाभी, तुम चलो इंदु, कपड़े फटक कर साफ कर अहाते में डाल दो। शायद उन्हें जरूरत हो, मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूंगी। पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य, वही बरामदा, दाईं ओर के तख्त पर बिस्तर बिछा हुआ है, दीवार के साथ तकिया लगा है। दादा आराम से तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। उनका मंझला लड़का करमचंद पास बैठा उनके पांव दबा रहा है। हुक्का पीते पीते बच्चों को बाहर अहाते में खेलते हुए देख रहे हैं। स्नान गृह से नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज आ रही है। शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है। करमचंद की भ्रिकुटी तन गई है। पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद तक नल के चलने और हुक्के के गुड़गुड़ाने की आवाज आती रहती है। फिर करमचंद क्रोध से, बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है? जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम? दादा हुक्के की नली को हटाकर उधर देखते हुए, नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को। बच्चे हंसते हैं। वट की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। हंसते हैं। नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। हुक्का गुड़ाते हैं, फिर नली छोड़कर करमचंद से, मैं कहा करता हूं ना बेटा कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता न आएगी। और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति है। करमचंद, लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। दादा चिंता से, क्या कहते हो? कौन अलग हो रहा है? करमचंद, शायद छोटा अलग हो जाए। दादा, परेश? पर क्यों? उसे क्या कष्ट है? करमचंद, कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है। दादा, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए। हल्की सी खरोच भी यदि उस पर तत्काल दवाई ने लगा दी जाए, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है, और यही घाव नासूर यानी लाइलाज हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। करमचंद, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहां तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्प यानी घमंड की मात्रा जरूरत से कुछ ज्यादा है। मैंने वह मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे कवर, और सबने तो रख लिए, पर सुना है छोटी बहू को पसंद नहीं आए। अपने मायके घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है, और इस घर को घृणा यानी नफरत की दृष्टि से देखती है। दादा, बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक यानी अलग होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाए, नफरत के बदले नफरत दी जाए। लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह यानी प्यार मिले तो उसकी समस्त घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। हुक्का गुड़ाते हैं। और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। ठूठा वृक्ष बिना डाली बिना पत्ते, ठूठा वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपने महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के समस्त ताप यानी गर्मी को हर ले, और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक यानी प्रसन्नता भर दे। भाषी बाहर से, दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। मल्लू से लड़ते हुए चीख चीख कर, क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा? दादा,
पेड़ हंसते हैं, बच्चे हंसते हैं। ठहरो भाषी, लड़ो मत बेटा, जाना करमचंद, जरा हटाना इन दोनों को। करमचंद जाता है। दादा फिर हुक्के की नली मुंह से लगा लेते हैं। परेश नीची नजर किए प्रवेश करता है। दादा, आओ बेटा परेश, वह मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला है या नहीं। धो डाले हो तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। मैं लज्जित हूं। नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा। आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। आओ आओ, इधर आकर बैठो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। परेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ जाता है। दादा, हुक्का गुड़गुड़ाना छोड़कर, मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रजाई के अबरे और मलमल का थान पसंद नहीं आए। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने। तभी तो मैं कहता हूं कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीजें ले आएगी। जी। परेश कहता है, जी दादा, हुक्के का कश लगाकर। और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदू का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी, अर्थात शादी की चीजों को खरीदवाने में। परेश, जी मैं इसलिए आया था दादा। हाँ हाँ कहो, झिझकते हो, क्यों झिझकते हो? परेश, जी बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। दादा, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा? अभी कै दिन हुए उसे आए, और फिर बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है। परेश, वह मन लगाती ही नहीं। दादा, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में नहीं रही। इस भीड़ भाड़ में वह घबराती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। परेश, उसे कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंझली ताई, बड़ी भाभी, मंझली भाभी, इंदू, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है, तू उसे कुछ नहीं समझाता। और उधर वह उन सब से दुखी है, कहती है सब मेरा अपमान करती हैं, सब मेरी हंसी उड़ाती हैं, मेरा समय नष्ट करती हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ। अपना एक भी उसे दिखाई नहीं देता। आप मेरी माने तो। हाँ हाँ कहो। परेश, बात यह है कि वह आज़ादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना पसंद नहीं। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। वे समझती हैं वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझती हैं। दादा सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। और वह अपनी पृथक गृहस्थी बसाना चाहती है, जहाँ उसे कोई रोकने वाला न हो, जहाँ वह स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो हमेशा यहाँ बना ना रहूँगा। कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली यानी ट्रांसफ़र हो जाएगी। उतने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दें, उसकी सारी उद्विग्नता, अन्यमनस्कता और तिलमिलाहट से उसकी यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? दादा कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर खांसते हैं। यूं तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। वह पड़ा भी बेकार है, और अभी मैं उससे किसी तरह का भी काम लेने का इरादा नहीं रखता। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूं तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है, खासकर शाखाओं, पत्तों, फलों, फूलों से भरा पूरा। और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की कलियां टूटने लगती हैं।
और वह केवल ठूठ रह जाता है। ठूठ का मतलब बिना पत्ते और डाल के। और मैं सिहर उठता हूँ, काँप उठता हूँ न बेटा। मैं अपने जीते जी यह सब न होने दूंगा। तुम चिंता न करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा। कोई उसका समय नष्ट न करेगा। ईश्वर की कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे तंग कर देंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता का मन में स्थान न दो। मैं कोई न कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव न करेगी। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। परेश, जैसा आप उचित समझे दादा। और देखो, तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे। कोई भी ऐसी बात न करो जिसे वह अपना अपमान समझे। परेश चलने को होता है और तुम उसे साथ ले जाकर नगर से सब चीजें खरीद लाओ। शेष की चिंता तुम न करो, मैं कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाल दूंगा। परेश, जैसी आपकी इच्छा। चला जाता है। दादा फिर गुड़गुड़ाने लगते हैं। हुक्के के कश लंबे हैं, जो इस बात के साक्षी हैं कि दादा हुक्का पीने के साथ साथ सोच भी रहे हैं। जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आ गया हो। रजवा रजवा, फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। रजवा नहीं आती है, फिर आवाज देते हैं, रजवा रजवा। दूर से जी आई भागती हुई सी प्रवेश करती है। दादा, छोटी बहू के अतिरिक्त, अतिरिक्त यानी अलावा, अदर दैन, सबको मेरे कमरे में भेज दो। कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए। रजवा जाने को तैयार होती है या जाने लगती है। और सुनो, कोई न रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य आ जाए। रजवा, जी मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। रजवा चली जाती है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज आने लगती है। दादा और भी लंबे लंबे कश लेते हैं। धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी आने लगते हैं। बालक और युवक तख्तों और चारपाइयों पर बैठते हैं और स्त्रियां बरामदे के फर्श पर। रजवा उनके बैठने के लिए मोढ़े और चारपाइयां लाकर बिछा देती है। दादा हुक्का पीना छोड़कर, इंदु कहाँ है? वह नहीं दिखती। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और एक नज़र सबको देखते हैं। रजवा स्नानगृह को जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज देती है। कपड़े धोने का स्वर, जो इस बीच में निरंतर यानी लगातार आता रहता है, सहसा बंद हो जाता है। इंदु बाहर से, जी आई अंदर आकर। मैं नल पर थी, कपड़े धोने में लगी थी। एक कश खींचकर, बैठो बेटा। एक दो क्षण तक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय यानी मतलब से बुलाया है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। दादाजी, इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दबकर रह गया है। मुझे यह बात पसंद नहीं। कुछ क्षण हुक्का गुड़ाते हैं। बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता है। बड़ा तो बुद्धि में होता है, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में न सही, अक्ल से हम सबसे निश्चय ही बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाएं। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श लें, और मैं प्रसन्न हूँगा यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। उसे अनुभव ही न हो कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई। फिर कुछ क्षण
हुक्का गुड़ाते हैं। फिर बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों से ही पेड़ पेड़ है, और डालियां छोटी हों चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कोई डाली से टूट कर पृथक यानी अलग हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो, बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया, अपमान किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता रिश्ता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। इंदु बेटा और मंझली बहू, तुम जरा ठहरो। याद रखना, इंदु बेटा और मंझली बहू, तुम जरा बैठो। क्यों कहा गया? मंझली बहू, तुम अपनी हंसी उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सके। बाहर के लोगों पर तब तक घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतया घर का अंग न बन जाएं। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए। उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश देता हूँ। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। फिर क्षण भर बाद, अब तुम जाओ और देखो फिर मुझे शिकायत का अवसर न मिले। गला भर आता है। यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ फले फूले, जीवन की सुखद शीतल वायु के स्पर्श से झूमें और सरसाएं। विटप से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहरा देती है, कपा देती है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। दोनों चली जाती हैं। दादा कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर बाहर खेलते हुए बच्चों को आवाज़ देते हैं। दादा, बाशी, मल्लू, जगदीश, आओ आज तुम्हें एक कहानी सुनावे, बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की। भाशी दरवाजे से झांककर, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हर बार वही कहानी। मल्लू, चांद राजा तारा राजा की सुनाओ तो आए, हर बार वही कहानी, एक था बरगद का पेड़। दादा हंसते हैं। यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य, वही बरामदा, दोनों तख्त पूर्वत यानी एज इट इज खिड़कियों के बराबर रखे हुए हैं, और दो चारपाइयां वैसे ही दीवार के साथ लगी खड़ी हैं। हाँ, कुर्सी मध्य में आ गई है। ज्ञात होता है कि इस पर छोटी बहू बेला बैठी धूप सेक रही थी, किंतु पर्दा उठने पर वह आकुलता से बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। एक हाथ में पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से उठकर घूमने लगी हो। बेला अपने आप से, मैं किन लोगों में आ गई हूँ? ये कैसे लोग हैं? कुछ भी तो समझ नहीं सकी। आज कुछ हैं, कल कुछ। पल में तोला पल में मासा, यानी बहुत तेजी से बदलने वाला। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर सोचती हुई धीरे धीरे घूमती हैं। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं, और नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं, कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई इन लोगों से। जाकर फिर कुर्सी पर बैठ जाती है और पुस्तक खोल लेती हैं। अंदर गैलरी से उसकी सास छोटी भाभी आती है। छोटी भाभी, तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती थी। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा न माने। पर अच्छा किया तुमने, जो ये वह सब उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोड़ी निकम्मी
इन्हीं कुर्सियों के लिए वह मुझसे रूठ चुका है। बेला, अब बैठिए माँ जी। छोटी भाभी, बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठे देख कर चली आई। अनाज पड़ा है, उसे फटकना है, साफ करना है, मिर्ची पड़ी है, उसे कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है, उसका घी बनाना है, बीसों दूसरे काम है और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात को बुरा न माना हो। वास्तव में बेटी, रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो दी। नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी किया ही न हो वह उससे किस प्रकार हो सकता है। बेला उठती हुई, आप बैठिए तो। छोटी भाभी उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठाते हुए, बैठो बेटी, कष्ट न करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट न करूंगी। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम यो करना कि ज्यों ही नया फर्नीचर आ जाए अपने सामने लगवाकर रजवा को एक बार झाड़ना बुहारना सिखा देना। फिर वह गलती नहीं करेगी। न हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। बेला, नहीं नहीं आप सास, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया है। यो तुम न चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा। तुम इस बात की तनिक भी चिंता न करो। चलने को उद्यत होती हैं, तैयार होती हैं। बेला, बैठिए तो सही। सास, नहीं नहीं, तुम अपना पढ़ो, मैं वृथा यानी बेकार तुम्हारा समय नष्ट न करूंगी। चली जाती। बेला पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती हुई जैसे अपने आप से, इन लोगों को कुछ भी तो समझ नहीं पाती। ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर पढ़ने लगती है। बड़ी बहू और मंझली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती हैं। मंझली भाभी, क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई या नहीं? जरा हंसती हैं। बुढ़िया है तो सयानी। बड़ी बहू, आपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं, पर अब। बेला, आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। मंझली भाभी वैसे ही खड़े खड़े, मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी है। वास्तव में बहू दादाजी पुराने नौकरों के हक में है। दयानतदार होते हैं, ईमानदार, सच्चे होते हैं और विश्वसनीय। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही करती थी, अब रजवा की बहू भी यही करती है। मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। बेला अन्य मनस्सी, नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं, रजवा काम सीख जाएगी। कुछ चिढ़कर, पर आप खड़ी क्यों हैं? मंझली भाभी, हम तुम्हारा हर्ज न करेंगी, नुकसान न करेंगे। बेला और भी चिढ़कर, मेरा कुछ हर्ज नहीं होता। बड़ी बहू, हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। बेला रोने जैसी स्थिति में आ जाती, रुआसी आवाज में, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? क्यों मुझे इतना अपमानित करती हैं? आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती हैं, अजनबियों सा? उठ खड़ी होती है। बड़ी बहू, बैठिए बैठिए मंझली भाभी, आप भी बैठिए। बेला, मैं चलती हूँ। रुलाई को रोककर आंखों पर रुमाल रखे जल्दी जल्दी चली जाती है। मंझली भाभी जैसे अपने आप से, परायों का सा? बाहर से मंझली बहू के कह कहे की आवाज आती है। दूसरे क्षण वह और इंदु पारों के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। इंदु, सच? मंझली बहू हंसी रोककर, और क्या मैं झूठ कर रही हूं? अपनी इन दो आंखों से देखा, हंसती है। मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। इनके पड़ोस में रहने वाले लोग हैं। भाभी और देवर आपस में लड़ रहे हैं और उसी का ये जो प्रहसन है आपके सामने दिखाई दे रहा है। सब ठहाका मारकर हंस पड़ती हैं। बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना क्या किया मलावी ने? सच? मंझली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धंस जाती है, अर्थात बैठ जाती है।
उसकी एक ओर इंदू, दूसरी ओर पारो बैठ जाती हैं। मंजली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। मंजली भाभी कुर्सी को जरा खिसका कर समीप होते हुए, बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मलावी ने। मंजली बहू, मैं कहती हूँ, मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय। ताका किए मुटुर मुटुर, यानी एक टक, सब ठहाका लगाती हैं। बड़ी बहू, अरे कौन सी छत खोद डाली है तो बताओ। मंजली बहू, रसोई की, और कौन सी। अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डालकर गए और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपटकर अभी दुकान को गया था कि आ गई इधर से मलावी मारो मार करती। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है। लेके फावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुंचे जब अंतिम कड़ी भी उखाड़ चुकी थी। तब क्या करते, बस ताका किए मुटुर मुटुर। मंजली भाभी को छोड़कर सब हंसती हैं। मंजली भाभी, पर बंसीलाल का लड़का। मंजली बहू, गली के सिरे पर खड़ा ताल ठोक रहा है। जंघा पर हाथ मारकर बताती है कैसे ताल ठोक रहा है। इंदु, ताल ठोक रहा है। मंजली बहू क्या कहा लगाती है, सच ताल ठोक रहा है और ललकार रहा है, चुनौती दे रहा है कि ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडहर बना दूंगा, मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा। और इधर मलावी कमर कसे खड़ी है कि आए जो माई का लाल है, रखे पांव घर के भीतर। सब हंसती हैं। इंदु अंगुली होठों पर रखकर, भाभी आ रही हैं। हंसी एकदम बंद हो जाती है, सन्नाटा छाता है। बेला एक हाथ में बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। बेला, क्यों जीजी आप चुप हो गई, जरा हंसकर, किस बात पर कह लगाए जा रहे हैं। मंजली भाभी कुर्सी से उठकर, यूं ही हंस रही थी, आओ इधर कुर्सी पर बैठो। बेला, नहीं नहीं आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। मंजली बहू जल्दी से उठकर, आइए आप इधर बैठिए। इंदु और पारो दोनों चारपाई से उठ जाती हैं। आइए आइए आप इधर बैठिए। फिर नीरवता यानी खामोशी छा जाती है, जिसमें एक प्रकार की घुटन है, सफोकेशन है। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है। बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों। बेला मुड़कर क्लांत यानी थकी हुई, मुरझाया हुआ चेहरा, भारी स्वर में, मैं तो इधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। खिन्न यानी दुखी मन से आप हंसिए, कह लगाइए। चुपचाप अहाते के दरवाजे से निकल जाती है। मजली बहू, मैं कहती थी ना कि शोर न आओ, मेरी मुई आदत हुई हंसने की। इंदु, अब एक यही स्थान था बैठने को। मंजली बहू, हम हंसती हैं तो हंसती हैं दिल से, और छोटी बहू के अध्ययन यानी पढ़ाई में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को, यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल यानी तकलीफ आता है, अड़चन आती है, तो वे नाराज हो जाएंगे। इंदु, किंतु यही एक जगह थी पर्दे वाली। मंजली बहू, तुम भूल गई, हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। क्या लगाकर हंस पड़ती है। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। इंदु, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली जाती है। मंजली भाभी, ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना न बैठा करो बड़ी बहू से, हम तो गोदाम में जा रही थी, चलो गेहूं छटवा ले। छोटी बहू तो कब की गई हुई है, फिर तो अंत हो जाएगा दिन, और महरियां चली जाएंगी यानी नौकरानियां चली जाएंगी। मैं तो फंस गई मजली की बातों में। चली चलो, दोनों चली जाती हैं। मंजली बहू, मैं कहती हूँ पारो, चल मेरे कमरे में, यहाँ चल कर बैठे। पारो, मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, न मिली तो चिल्लाएगा। मंजली बहू अपने आप से, ये छोटी बहू तो बाज सी आकर सबको डरा गई। हंसती है। बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती हैं, भागकर उसके पास जाती है। सुनी तुमने मलावी की बात, खोद डाली उसने सारी की सारी छत, कहा लगाती है। बड़ी भाभी, मलावी ने छत खोद डाली। मंजली बहू उसे अपने साथ लेकर कमरे की ओर जाती है। हाँ हाँ, अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आ गई मारो मार
करती मलावी। बड़ी भाभी, पर मंझली बहू, चलो मेरे कमरे में, वहां चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा यानी अड़चन पड़ती है। उसे साथ लेकर अपने कमरे की ओर जाती है। बाहर परेश और बेला बातें करते हैं। बेला बेला आर्द्र कंठ से, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। परेश, आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। बेला, मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती हैं। बड़ी भाभी, मंझली भाभी और माँ जी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे ऐसे डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सन्न रह गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। परेश, परिश्मे। बेला, और कोई मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देता। तनिक सा भी काम करने लगूं तो सब भागी आती हैं। सब मेरा इस प्रकार आदर करती हैं, मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूं। परेश, मैं नहीं समझता तुम क्या कहती हो। तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर, सत्कार, आराम, न जाने तुम क्या चाहती हो। तेजी से सीढ़ियां चढ़ जाता है। बेला निढाल यानी थकी हुई कुर्सी में धंस जाती है। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, सिसकने लगती है। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं यह सब आदर, सत्कार, सुख, आराम नहीं चाहती। बाहों में मुंह छिपाकर सिसकती है। इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए हुए बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। इंदु, भाभी जी। बेला उसी प्रकार चुप बैठी रहती है। इंदु बेला के कंधे को हिलाकर, भाभी जी, भाभी जी। बेला मुंह ऊपर उठाती है। इंदु, हैं भाभी जी, आप तो रो रही है। बेला आंखें पोंछकर, नहीं, मैं रो नहीं रही। पर इंदु, परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके न बुलाया करो। इंदु, तो भला यह कैसे हो सकता है? आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी हैं। बेला, पहले तो तू मुझे यूं जी जी करके नहीं बुलाया करती थी। इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बेला सहसा चौंक कर, दादाजी ने क्या कहा था? इंदु, उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। बेला, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इसकी शिकायत नहीं की। इंदु, शायद छोटे भैया ने उनसे ये कहा था कि आपका जी यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले। बेला, ओह, यह बात है। इंदु, दादाजी और सब सह सकते हैं, किसी का पृथक यानी अलग होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें और काम करें, वह आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दे। बेला, पर मैं तो आदर नहीं चाहती और तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इंदु, ये कैसे हो सकता है भाभी जी? बेला दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। आप कैसी बातें करती हैं? लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी फटक लाऊं। बेला चुप सोचती है। इंदु, भाभी जी। बेला जैसे मन ही मन उसने किसी बात का निश्चय कर लिया हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। इंदु, दादाजी नाराज होंगे। बेला, मैं दादाजी से कह दूंगी। इंदु, भाभी जी। बेला, मुझे केवल भाभी कहा कर, मेरी प्यारी इंदु। इंदु प्यार से भरे हुए गले के साथ, भाभी। बेला, चल कपड़े धोएं, धूप निकली जा रही है। इंदु, पर कपड़े? बेला, मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए थे, सलवार कमीज ही थी। चल मैं तेरी सहायता करूंगी। दोनों चली जाती। कुछ क्षण बाद
बरामदे में कपड़े धोने का शब्द आने लगता है। दादा गैलरी की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते गुड़गुड़ाते मल्लू की उंगली थामे प्रवेश करते हैं। दादा, हाँ बेटा, तुम्हें मेले में ले चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौने ले देंगे। मल्लू, मैं उड़न खटोला लूंगा। सहसा बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते हैं। दादा आश्चर्य से, है छोटी बहू? इंदु बाहर से, मैंने तो बहुतेरा कहा पर भाभी मानी नहीं। दादा, छोटी बहू इधर आ बेटी। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास आकर खड़ी होती है। बेटा, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर। इंदु, जो अपनी भाभी के साथ ही आ खड़ी हुई है। मैंने बहुतेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। दादा, उन्हें इंदु के स्वर का अनादर अच्छा नहीं लगा। इंदु, तुझे कितनी बार कहा है कि आदर से। बेला भावावेश यानी भावना में के कारण उनके गले रुंध जाते हैं। दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए? सिसक उठती है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है। पर्दा सहसा गिर पड़ता है। एकांकी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन इसके आगे मैं आपको इस एकांकी के उद्देश्य से परिचित कराना चाहूँगा कि प्रस्तुत एकांकी संयुक्त परिवार प्रणाली का बहुत ही सुंदर चित्रण अश्क जी द्वारा किया गया है। दादाजी के संगठित परिवार में छोटी बहू बेला का आना इस घर में एक नई हलचल पैदा कर देता है। इसके पहले इस घर में दादा की प्रिय पोती इंदु का ही एकाधिकार था। इंदु ही इस घर में सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिलाओं में थी, और इसीलिए जब बेला इस घर में आती है और इस घर के वातावरण को देखती है, तो उसकी आधुनिक सोच और यहाँ की पारंपरिक सोच में कहीं न कहीं टकराव हो जाता है। लेखक ने बड़ी ही खूबसूरती से इस नई बहू के ससुराल में आने से वातावरण में जो परिवर्तन आया था, उस परिवर्तन में किस तरह से इंदु और बेला के बीच में जो मनमुटाव उत्पन्न होता है, उसे किस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया है, और कितनी सुंदरता के साथ इस परिवार के मुखिया दादाजी ने इस पूरी समस्या का हल ढूंढा और उस समस्या का समाधान किया, और ये साबित कर दिया कि किसी भी परिवार को चलाने के लिए एक सुलझे हुए व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, और वह व्यक्तित्व दादा मूलराज की तरह यदि हो, तो परिवार रूपी वृक्ष की कोई भी डाली सूख नहीं सकती। अश्क जी का यह नाटक बहुत ही सुखांत रूप से समाप्त होता है, और अश्क जी का यह सामाजिक एकांकी एक सफल रचना है। दादाजी की परिपक्व बुद्धि के परिणाम स्वरूप एक घर के कार्य में सहयोग न देने वाली स्त्री भी सहयोग देने लगती है, और इस तरह से लेखक अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल होते हैं। एकांकी का शीर्षक अपने आप में सटीक और उचित है। इस एकांकी का शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। दादाजी जो इस परिवार के मुखिया हैं, परिवार को एक बरगद के पेड़ के समान मानते और देखते और महसूस करते हैं, और वे इस पूरे परिवार को अपने कंधे पर उठाकर रखते हैं, और वे स्वयं इसके एक प्रमुख अंग हैं, और अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपनी डालियों के रूप में देखते हैं, और वे नहीं चाहते कि उनके परिवार रूपी सदस्य किसी भी तरह से दुखी हों, उदास हों या मुरझा जाएं। इसीलिए उन्होंने इस पूरी एकांकी में अपने परिवार रूपी वृक्ष की किसी भी डाली को सूखने न देने की जो जिद दिखाई है, जो अपना मकसद दिखाया है, उसमें वे सफल होते हैं, और इसलिए ये शीर्षक पूरी तरह से सटीक और सार्थक है। इस पाठ में, इस एकांकी में प्रमुख चरित्र के रूप में दादा मूलराज जी हैं। दादा मूलराज इस एकांकी के एक प्रमुख पात्र हैं।
उन्होंने अपने परिवार को एक इकाई के रूप में बनाकर रखा है। उनके पूरे परिवार के लोग उनका सम्मान करते हैं और उनका पूरे परिवार पर नियंत्रण है। एक विशाल बरगद के वृक्ष के समान, जिसकी छाया बहुत घनी तथा ठंडी होती है, उसी तरह से परिवार को उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से सभी तरह के मुश्किलों से, तूफानों से, आंधियों से, परेशानियों से बचा रखा है, उसका समुचित विकास किया है। और जब उनके परिवार में अलगाव की स्थिति पैदा होती है, तो बड़ी ही सुंदरता से उन्होंने अपनी कुशलता से, अपनी सूझबूझ से इस परिवार रूपी वृक्ष के सभी डालियों को संयुक्त रखा और बचाया। और इस तरह से उनका एक सुलझा हुआ चरित्र है, एक बहुत ही समझदार चरित्र है। और इस तरह से अगर देखेंगे तो दादाजी मधुर स्वभाव के हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, विशेष तौर से इंदु से बेहद प्यार करते हैं। वे सबकी जिद को समझते हैं, सबकी ज़रूरत को समझते हैं और बड़ी ही सरलता के साथ अपनी सूझबूझ से परिवार के सभी सदस्यों को संतुष्ट भी करते हैं। इसलिए दादाजी इस एकांकी के बड़े ही सुंदर चरित्र हैं। और एक मुखिया में जो सूझबूझ होनी चाहिए, जो साहस होना चाहिए, जो निष्ठा होनी चाहिए, वो सब उनमें विद्यमान है। दूसरी चरित्र है बेला। बेला इस एकांकी की दूसरी प्रमुख पात्रा है और उनको नायिका भी आप कह सकते हैं, जिसने अपने व्यवहार से पूरे परिवार में हलचल पैदा कर दी। वे लाहौर के एक प्रतिष्ठित व संपन्न परिवार से संबंध रखती। उनके पति परेश नायब तहसीलदार थे। बेला दादा मूलराज के परिवार की सबसे छोटी बहू थी और जब वो यहाँ आती हैं तो इस पारंपरिक परिवार में उनकी आधुनिक सोच कहीं न कहीं टकरा जाती है। और ख़ास करके परेश की बहन इंदु, जिसका इस घर में काफ़ी दबदबा था, जिसकी वजह से घर में जो है हलचल पैदा होती है। और इस हलचल को दूर करने में दादाजी बड़े ही चतुराई से परिवार के सभी सदस्यों को एकत्रित करके सबको जो है इस स्थिति में ला देते हैं कि सबको अपनी अपनी गलती का एहसास होता है। और अंत में छोटी बहू में जो बचपना थी, जो घमंड भरा हुआ था, वह सब बिखर जाता है और वह इस घर का एक हिस्सा बन जाती है। इस तरह से बेला में एक सबसे बड़ा जो विशेष गुण था कि उसे अपनी गलती स्वीकारना आता है। और जब वो अपनी गलती स्वीकारती है तो अपने आप वो इस घर का एक अहम हिस्सा बन जाती है। और इस तरह से बेला अपने अभिमान को त्याग कर इंदु से कहती है कि भाई तू मुझे जी मत कहा कर, मैं भी इस परिवार का एक हिस्सा हूँ। और इस तरह से इस एकांकी का जो है सुखांत अंत होता है और एकांकी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे एक नई एकांकी के साथ आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।